जय हिंद साथियों, मैं अंकित कुमार यादव आप सभी का स्वागत करता हूं सृष्टि ज्ञान केंद्र में, जहां हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12वीं की पॉलिटिकल साइंस और जिसमें चल रहा है अध्याय 9 जिसका नाम है वैश्वीकरण। वैश्वीकरण जब हमने ये शब्द सुना तो हमने एक चीज पर सबसे ज्यादा फोकस किया, वो क्या था? प्रवाह पर, बाधा रहित प्रवाह पर और तकनीक पर। हमने कल की क्लास में ये जान लिया कि वैश्वीकरण की अवधारणा क्या है और वैश्वीकरण के कारण क्या है। आज हम चल रहे हैं वैश्वीकरण के प्रभावों को समझने। हमने कल की क्लास में ये जाना था कि वैश्वीकरण का संबंध सिर्फ आर्थिक परिप्रेक्ष्य में नहीं है। सिर्फ आर्थिक दृष्टिकोण से आप वैश्वीकरण को नहीं जान सकते हैं। वैश्वीकरण के राजनीतिक प्रभाव भी हैं, उसके आर्थिक प्रभाव तो है ही हैं, उसके साथ सांस्कृतिक प्रभाव भी हैं। तो आज चल रहे हैं हम इनके वैश्वीकरण के प्रभावों को समझने। सबसे पहले हम राजनीतिक प्रभाव को समझेंगे। देखिए, किसी भी देश में उस देश को संचालित करने में उस देश की राजनीति की बहुत बड़ी भूमिका होती है। इससे आप दोनों बहुत अच्छे से वाकिफ हैं, है ना? क्योंकि देश की नीतियों का निर्माण कौन करती है? राजनीति करती है। आपको पता है कि आपके देश में 1991 से पहले आपके देश में बाहरी दुनिया की चीजों का आना आसान नहीं था। बाहरी दुनिया की कंपनियां भारत में बहुत आसानी से काम नहीं कर सकती थी। तो भारत में दूसरे देश की कंपनियां नहीं आ पा रही थी। ये किसने निर्धारित किया था? ये भारत की राजनीति ने, भारत की सरकार ने ही निर्धारित किया था। और 1991 के बाद भारत में विदेशी चीजों का आगमन, भारत में विदेशी कंपनियों का आगमन, ये किसने निर्धारित किया? ये भी भारत की राजनीति ने ही निर्धारित किया। तो आप ये मानिए कि भारत की राजनीति मतलब विश्व की राजनीति, मतलब राजनीति आर्थिक गतिविधियों पर नियंत्रण रखती है। आर्थिक गतिविधियों को संचालित और दिशा निर्देशित करने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। इस बात को आप बखूबी समझ लीजिए। अगर आपने इस बात को समझ लिया तो आपने सब कुछ समझ लिया, और अगर आपने इस छोटी सी बात को नहीं समझा तो आप कुछ भी नहीं समझ पाए। आप कुछ भी नहीं समझ पाए। मैं इतना तक कह रहा हूं, समझ में आई बात मेरी? इस बात को भेजे में डाल लेना, इस बात को अपने भेजे में उतार लो कि राजनीति वो चीज है जो हर चीज को प्रभावित करती है। यहां पर भी मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि राजनीति किस प्रकार से भ्रष्ट होती है वैश्वीकरण में, और किस प्रकार से बड़ी बड़ी कंपनियों के हिसाब से अपनी नीतियां बनाती है उनको फेवर करने के लिए। तो यह है वैश्वीकरण का प्रभाव राजनीति पर। यह भी है वैश्वीकरण का प्रभाव। समझ में आई बात कि राजनीति पैसे से इन्फ्लुएंस होकर बड़ी बड़ी कंपनियों के हिसाब से देश की नीतियों को निर्मित करने लगती है। तो यह है वैश्वीकरण का राजनीतिक प्रभाव। समझ में आई बात? तो सुनिएगा, इसका सकारात्मक पक्ष है तो नकारात्मक पक्ष भी है। सिक्के के हमेशा दो पहलू होते हैं। सुनिएगा बहुत ध्यान से। वैश्वीकरण की समकालीन प्रक्रियाओं के प्रभाव के बारे में जारी बहसों में एक यह है कि इसका राजनीतिक असर क्या हो रहा है, सबसे बड़ी बहसों में शामिल है। क्योंकि किसी भी देश की राजनीति को अगर दुनिया के दूसरे देश में बैठी एक कंपनी नियंत्रित करेगी तो क्या होगा? फिर उस देश का विकास होगा? उस देश की जनता की आकांक्षाओं की पूर्ति होगी? आप मुझे बताओ। मैंने अपनी देश की सरकार को अपने हित के लिए चुना है, लेकिन मेरी देश की सरकार घूस खाकर उस देश की कंपनी के अनुसार इस देश की नीतियां बना रही है। तो क्या होगा फिर? इससे क्या होगा? इससे हमारे देश की बर्बादी ही होगी। इस देश की जनता की भलाई तो संभव है ही नहीं। अभी सुनिए, राज्य की संप्रभुता की परंपरागत धारणा पर वैश्वीकरण का असर कैसे होता है। संप्रभुता मतलब समझते हो ना? संप्रभुता मतलब अपने ऊपर अपना शासन। लेकिन बड़ी बड़ी कंपनियां नेताओं को घूस देकर देश की संप्रभुता ही खा जाती हैं। देश की संप्रभुता मतलब देश पर देश का शासन ना होकर देश पर उस कंपनी का शासन हो जाता है। जैसे भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन होता है। कैसे होता है? भारत के कुछ लालची लोगों के कारण ही तो होता है ना। भारत के उन कुछ लालची लोगों ने अंग्रेजों से घूस खाई और भारत के साथ गद्दारी करी।
भारत के राजाओं के साथ, भारत के महाराजाओं के साथ गद्दारी करी, तभी तो अंग्रेज इस देश पर हावी हो पाए ना। एक ईस्ट इंडिया कंपनी इस देश पर हावी हो पाई तो कैसे हो पाई? ऐसे ही तो हो पाई। उसने इस देश की संप्रभुता को कैसे समाप्त किया? ऐसे ही समाप्त किया। इस सवाल का जवाब देते समय हमें कम से कम 3 पहलुओं का ध्यान रखना होगा। कौन से 3 पहलू हैं? ध्यान से सुनना है, बहुत ध्यान से। सबसे सीधा सरल विचार यह है कि वैश्वीकरण के कारण राज्य की क्षमता यानी सरकार को जो करना है उसे करने की ताकत में कमी आती है। स्वाभाविक सी बात है, स्वाभाविक सी बात है कि जो राज्य मतलब सरकार की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, सरकार अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से फिर भागने लगती है। आपको पता होना चाहिए स्कूल किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? स्कूल किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? अस्पताल किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना? किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? गवर्नमेंट की। मानते हो ना कि ये दोनों बेस्ट प्रोवाइड कराना सरकार की जिम्मेदारी है, प्राथमिक जिम्मेदारी है। प्राथमिक कह रहा हूं मैं, प्राइमरी। लेकिन क्या आपके देश में सरकारी स्कूलों की स्थिति अच्छी है? क्या आपके देश में अस्पतालों की स्थिति अच्छी है? हाँ, मुझे बताओ। आप दिल्ली में रह रहे हो तो इसका मतलब सिर्फ दिल्ली का मत सोचना। आप दिल्ली के सबसे बेस्ट एरिया में रहते हो, आप रह रहे हो दिल्ली के दिल में, कनॉट प्लेस में रह रहे हो, आप लुटियंस में रह रहे हो आप, तो आप अपने ही परिवेश को मत देखिएगा। आपका परिवेश बहुत अच्छा है, मैं जानता हूं, लेकिन आपके स्कूल भी बहुत अच्छे नहीं है। आपके स्कूलों की क्वालिटी भी वो नहीं है जो होनी चाहिए। क्या दिल्ली भारत के सरकारी स्कूल भारत के प्राइवेट स्कूलों का मुकाबला कर पाते हैं? कदापि नहीं कर पाते। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में धाराशाही हो जाते हैं। क्या आपका सरकारी स्कूल है? आपका है ना? क्या आपका सरकारी स्कूल मॉडर्न स्कूल की टक्कर लेता है? या मैं कह रहा हूं ये जो सेंट कोलंबस है और जीसस एंड मैरी है उसकी टक्कर लेता है? इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में लुल है। तो यहां पर अब यहीं पर देखिए आप, सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन सरकार ने शिक्षा को कमाई का जरिया बना दिया है। जानबूझ के सरकार शिक्षा में उतना इन्वेस्ट नहीं कर रही जितना उसे इन्वेस्ट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि बहुत से प्राइवेट प्लेयर्स ने अपने स्कूल खोल रखे हैं और मोटा पैसा देते हैं सरकार को कि सरकार शिक्षा पर पैसा ना खर्च करे। सरकार पर यह दबाव बनाकर, क्योंकि इन्हीं पॉलिटिशियंस के ही स्कूल हैं बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल। समझ में आई बात? तो ये कदापि नहीं चाहते कि इस देश में अच्छे सरकारी स्कूल खुले। अगर सरकारी अच्छे स्कूल खुल जाएंगे तो फिर सारे बच्चे कहां जाएंगे? सरकारी स्कूलों में। और सरकारी स्कूलों में जाएंगे तो इन प्राइवेट स्कूलों पे क्या लग जाएगा? ताला। समझ में आई बात? तो आप समझ रहे हैं ना कि वैश्वीकरण के सकारात्मक है। मैं मान रहा हूं कि आपके जीवन को अपलिफ्ट कर देता है, सरकार के पास पैसा आने लगता है, बहुत सारा टैक्स आने लगता है, लेकिन सरकार कामचोर हो जाती है। सरकार की जो जिम्मेदारियां होती हैं, सरकार अपनी जिम्मेदारियों से भागने लगती है और उन जिम्मेदारियों को कमाई का जरिया बना देती है कुछ लोगों के लिए। स्वच्छ पानी देना किसकी जिम्मेदारी है? सरकार की है। लेकिन क्या आपको स्वच्छ पानी दिया जा रहा है? आपको अपने घरों में आरओ लगाने पड़ रहे हैं। सोचो आप, इसमें बहुत बड़ी नीतियां हैं। क्यों लगाना पड़ रहा है आपको प्यूरेट अपने घरों पे? क्यों लगाना पड़ रहा है आरओ? सरकार की जिम्मेदारी है कि वो स्वच्छ पानी उपलब्ध कराए। क्यों नहीं करा पा रही है? क्योंकि वो बड़ी बड़ी कंपनियां जो आरओ फिल्टर बना रही हैं वो इनके मुंह में घूस डाल रही है, वो इनके मुंह में घूस डाल रही है। समझ में आई बात? तो इसीलिए वो इतना स्वच्छ पानी आपको मुहैया ही नहीं करा रहे। बड़े बड़े जो ये पानी के ब्रांड्स हैं वो पैसा दे रहे हैं, उनको डोनेशन दे रहे हैं। अब बात समझो आप, राजनीति बहुत कुछ निर्धारित करती है आपके देश में, बहुत कुछ निर्धारित करती है बच्चों। आप इस बात को समझिए, वैश्वीकरण कोई छोटी चीज नहीं है। बड़ी बड़ी कंपनियां आपके देश के पूरे सिस्टम को हैक कर लेती हैं, आपकी सरकारों को हैक कर लेती हैं और अपने मुताबिक उनसे काम कराती हैं। आपके देश की संप्रभुता को समाप्त कर देती हैं, आपकी सरकार की संप्रभुता को समाप्त कर देती है। जिस सरकार को जनता की भलाई के लिए काम करना होता है वो सरकार फिर प्राइवेट कंपनियों की भलाई के लिए काम करने लगती है। समझ में आई बात? आगे सुनिए।
ठीक है। पूरी दुनिया में कल्याणकारी राज्य की धारणा अब पुरानी पड़ गई है। आज के टाइम पर सरकारें अपने आप को कल्याणकारी सरकारें मतलब वेलफेयर स्टेट के तौर पर नहीं देखती। मतलब सरकार अपने आप को ये नहीं मानती कि हमें जनता की सेवा करनी है। कल्याणकारी वेलफेयर स्टेट के तौर पर अपने आप को नहीं देखती। ठीक है। राज्य की धारणा अब पुरानी पड़ गई है और इसकी जगह न्यूनतम हस्तक्षेपकारी राज्य ने ले ली है। आज के टाइम का आपकी सरकारें क्या है कि हम कम से कम इंटरफेयर करेंगे मामलों में, हम फ्री मार्केट वाली पॉलिसी अप्लाई करेंगे। लेकिन फ्री मार्केट होता कुछ नहीं, बड़े प्लेयर्स बैठे रहते हैं और वही कमाते हैं, वही खाते हैं और वही उड़ाते हैं। मैं देखिए, मेरा अंबानी जी से कोई द्वेष नहीं है, मेरा कुछ ले भी नहीं रहे, मुझे कुछ दे भी नहीं रहे, लेकिन ये सच है कि जितनी अंबानी जी की कमाई है ना, उतनी इस देश में किसी की कमाई नहीं है। उन्होंने जितना अपने बच्चे की शादी पर पैसा खर्च किया, उतना इस देश में बहुत लोगों का स्टमक भरने के लिए कम से कम 1 साल के लिए काफी था। करोड़ों लोगों का स्टमक भर दिया जाता, खाली पेट भर दिया जाता। तो ये हमारे देश में क्या है, इनकम डिफरेंस है। क्यों है ये इनकम डिफरेंस? क्योंकि हमारे देश में नीतियां कुछ अलग तरीके की हैं। देखिए, कोई भी अगर वो बिजनेसमैन है ना, उसका पॉलिटिशियंस के साथ बहुत अच्छा कनेक्शन होता है। अगर ये कहता है कोई कि हमारे पॉलिटिकल कनेक्शन अच्छे नहीं है, तो वो सरासर झूठ बोल रहा है। क्योंकि अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आप सीधे रास्ते पर नहीं चल रहे। कोई भी बिजनेसमैन सीधे रास्ते पर नहीं चलता, और जब आप सीधे रास्ते पर नहीं चल रहे हैं तो आपको नेताओं से सेटिंग बनाना बहुत जरूरी होता है। नहीं तो वो आपकी वो खड़ी खड़ी कंपनी को ना धाराशाही कर देंगे, बड़ी बड़ी ईडी सीबीआई के माध्यम से, है ना। आपने सुना होगा इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में, कि जिसपे भाजपा को शक होता था उनके घर ईडी सीबीआई भेजती थी भाजपा, और अगले दिन उनको इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से पैसा मिल जाता था भाजपा को डोनेशन के तौर पर। ये आपने सुना होगा। ये सब टाइम होता है, आज हो रहा है, पहले कांग्रेस भी करती थी। ये नहीं कहूंगा कि मैं कांग्रेस दूध की धुली। इस देश में राजनीतिक दल कदापि दूध के धुले नहीं है। उनसे ज्यादा करप्ट कोई नहीं है, उनसे ज्यादा करप्ट कोई नहीं है। वो पैसे के आगे अपने आप को ऐसे बिछा देते हैं, समझ में आई बात? वो पैसे के आगे अपने आप को बिछा देते हैं। ये बात समझिए, ये वैश्वीकरण का प्रभाव है। ठीक है, कि वैश्वीकरण पैसा तो बहुत ला देता है मार्केट में, लेकिन सिर्फ कुछ लोगों तक ही सीमित रखता है वो पैसा, सबको नहीं देता। राजनेताओं को देता है, बिजनेसमैन फैमिलीज को देता है बस वो। आगे सुनिए। राज्य अब कुछ एक मुख्य कामों तक ही अपने को सीमित रखता है, जैसे कानून और व्यवस्था को बनाए रखना तथा अपने नागरिकों की सुरक्षा करना। आज के टाइम पे आपकी सरकारें अपने आप को कुछ ही कामों तक सीमित रख रही हैं, नहीं तो सारे काम वो प्राइवेट प्लेयर से करा रही। तो फिर इतना टैक्स किस बात का ले रहे हैं आप हमसे? जब आप कुछ कर ही नहीं रहे हैं तो फालतू का टैक्स हमसे किस बात का? साला आप हाईवे बनवाते हैं, उस पे टोल टैक्स भी लेते हैं आप हमसे, और टैक्स भी लेते हैं, रोड टैक्स भी लेते हैं, सारे टैक्स तो हम भरते हैं, फिर भी हम टोल टैक्स देते हैं, एक्स्ट्रा टैक्स देते हैं। किस बात के लिए? और आप कुछ काम भी नहीं करते। आज आपको पता होना चाहिए कि आपकी भारत सरकार कौन कौन से काम कर रही है, इंडिविजुअली अकेले कौन कौन से काम कर रही है। बहुत ही कम काम होंगे जो वो अकेले अपने दम पर कर रही होगी, नहीं तो सब कामों में उसने प्राइवेट प्लेयर्स को इन्वॉल्व कर रखा है। अब प्राइवेट प्लेयर्स इन्वॉल्व है तो वो बिना प्रॉफिट के तो काम नहीं करेंगे ना, कि करेंगे? बताओ मुझे, समझ में आएगा? बिजनेस का उद्देश्य ही क्या है? लाभ अर्जित करना। समझ में आया? आप समझिए। और जिन भी प्राइवेट प्लेयर्स को टेंडर मिलता है वो मुफ्त में तो मिलता नहीं है। इतने तो तुम भी भोले नहीं हो ना कि मुझे बताना ही पड़ेगा कि नहीं, नेताजी को घूस देना पड़ता है तब जाकर उनको टेंडर मिलता है। टेंडर इस देश में मुफ्त में नहीं मिलता, और आपको मिल रहा है तो मुफ्त में तो नहीं मिल रहा।
आपकी सेटिंग होगी, या आपकी बहुत बड़ी बातचीत होगी, या आपके पास मोटा पैसा होगा। और जब आप घूस दे रहे हो तो उस घूस को निकालोगे भी तो ना। खुद समझदार हो, इतने तो समझदार हो ही, इतने दिन से पढ़ रहे हो तो, मेरे पास पढ़ रहे हो तो खास। ठीक है। इस तरह के राज्य ने अपने आप को पहले के कई ऐसे कल्याणकारी कामों से खींच लिया है जिनका लक्ष्य आर्थिक और सामाजिक कल्याण होता था। लोक कल्याणकारी राज्य की जगह अब बाजार आर्थिक और सामाजिक प्राथमिकताओं का प्रमुख निर्धारक है। पूरे विश्व में बहुराष्ट्रीय निगम अपने पैर पसार चुके हैं और उनकी भूमिका बढ़ी है। मतलब आज के टाइम पर बड़े बड़े जिनको मल्टीनेशनल कंपनीज कहते हैं, वो आज के टाइम पर बहुत देशों की राजनीति को इन्फ्लुएंस कर रही है और अपनी कंपनीज को वहां स्टैब्लिश करने के लिए अपने फेवर में पॉलिसीज फ्रेम करा रही है, जो कि ये दिखा रहा है कि पैसे का कितना बोलबाला हो चुका है राजनीति में। और आज के टाइम पर मान लो अगर ये कंपनी कह रही है कि इस काम में सरकार आप इंटरफेयर नहीं करेंगी, तो सरकार वो काम ही करना बंद कर देती है। मैंने उदाहरण आपको स्कूल और अस्पताल के माध्यम से दे दिया है। स्कूल और अस्पताल, आपके सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता इतनी अच्छी क्यों नहीं हो सकती भाई? आराम से हो सकती है। कॉलेज तो है इतने सुंदर सुंदर, लेकिन स्कूल क्यों नहीं हो रहे पा रहे भाई? हाँ, वेल क्वालिफाइड टीचर्स हैं आपके पास, फिर भी आपकी क्वालिटी इतनी नहीं है। क्यों नहीं है? आप बनाना नहीं चाह रहे हैं, आप बनाना नहीं चाह रहे हैं। नहीं, क्यों नहीं होगी क्वालिटी? आप बनाना नहीं चाह रहे, आपकी नियत नहीं है बनाने की, क्योंकि आपको प्राइवेट स्कूल्स को फेवर करना है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स को फेवर करना है, उनसे कमीशन खाना है, इसलिए आप नहीं चाहते, इसलिए आप अपनी भूमिका को सही से नहीं निभा रहे हैं। ये एक उदाहरण है, ऐसे बतेरे उदाहरण हैं जिनमें अब सरकार उस तरीके से इन्वॉल्व होकर काम नहीं कर रही जिस प्रकार से उसे करना चाहिए। ठीक है, ये मैंने आपको आपके लाइफ से रिलेटेड उदाहरण आपको समझा दिया। ठीक है, आगे सुनिए। इसी के साथ एक बात और भी है, वैश्वीकरण से हमेशा राज्य की ताकत में कमी आती हो ऐसी बात नहीं है। मैंने पहले ही बता दिया, हर सिक्के के दो पहलू हैं, हर सिक्के के दो पहलू हैं। समझ में आई बात? हर सिक्के के दो पहलू हमेशा होते हैं। ऐसा नहीं है कि वैश्वीकरण के कारण सरकार की ताकत में कमी आई है, ये भी सच नहीं है। सरकार की ताकत भी बढ़ी है, फाइनेंशियल कैपेबिलिटीज बढ़ी है, उसकी फाइनेंशियल पावर बढ़ गई है, और सरकार अब उन छोटे छोटे कामों में इन्वॉल्व ना होकर, जिन्हें हम छोटा काम कह रहे हैं, वो बड़े काम है। स्कूल अस्पताल बहुत बड़े काम है, लेकिन सरकार अब इन्हें अपना काम समझती ही नहीं है। इन्हें उसने प्राइवेट प्लेयर्स के हवाले कर दिया है कि आप करें, आप कमाएं, आप खाएं, हमें मत बताएं, आप हमारा डोनेशन गलत तरीके से हमारे पास भेज दें। ये गलत चैनल का पैसा है, ये सरकार के खाते में नहीं जा रहा, ये पार्टी के खाते में जा रहा है। समझ में आई बात? ये पार्टी अपने इलेक्शन को मैनेज करने में लगाएगी, देश को मैनेज करने में नहीं लगाएगी। समझ में आई बात? जो भाजपा पैसा कमा रही है, वो भाजपा अपनी पार्टी को प्रोग्रेस करने में लगाएगी। जो कांग्रेस पैसा कमा रही है, वो कांग्रेस अपने विकास में लगाएगी, ना कि देश के विकास में। समझ में आई बात? देश के विकास में वही पैसा लगेगा जो टैक्स के थ्रू आएगा। समझ में आई बात कि अभी भी नहीं आई? आपको तो आनी चाहिए बेहतर तरीके से। राजनीतिक समुदाय के आधार के रूप में राज्य की प्रधानता को कोई चुनौती नहीं मिली है, मिल भी नहीं सकती, क्योंकि सरकार होती है, सरकार को कोई चुनौती नहीं दे सकता। ये बिजनेसमैन हमेशा बैकग्राउंड में रहकर ही काम करते हैं, फ्रंट फुट पर आकर काम करेंगे तो जनता लथाड़ देगी, जनता लथाड़ देगी इनको, इसलिए। और राज्य इस अर्थ में आज भी प्रमुख है। विश्व की राजनीति में अब भी विभिन्न देशों के बीच मौजूद पुरानी ईर्ष्या और प्रतिद्वंद्विता की दखल है। राज्य कानून और व्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे अपने अनिवार्य कार्यों को पूरा कर रहे हैं
और बहुत सोच समझकर अपने कदम उन्हीं दायरों से खींच रहे हैं जहां उनकी मर्जी हो। राज्य अभी भी महत्वपूर्ण बने हुए हैं। राज्य के जो बहुत बड़े बड़े जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा, इन सब विषयों पर राज्य आज भी उसी शक्ति से काम कर रहा है जैसे उसे करना चाहिए था। समझ में आई बात? लेकिन आज के टाइम पर उन कार्यों से अपने आप को वो बाहर करता जा रहा है जो जनता के कल्याण के हैं और जनता की प्राथमिक जरूरतों के हैं। उन कामों में अब वो इंटरफेयर ज्यादा नहीं कर रहा, जो कि सही नहीं है। मेरे दृष्टिकोण से आप सबका दृष्टिकोण अलग हो सकता है और मैं उसका तहे दिल से सम्मान करता हूं। ठीक है, वस्तुतः कुछ मायनों में वैश्वीकरण के फलस्वरूप राज्य की ताकत में इजाफा हुआ है। अब राज्यों के हाथ में अत्यधिक प्रौद्योगिकी मौजूद है जिसके बूते राज्य अपने नागरिकों के बारे में सूचनाएं जुटा सकते हैं। इस सूचना के दम पर राज्य ज्यादा कारगर ढंग से काम कर सकते हैं। उनकी क्षमता बढ़ी है, कम नहीं हुई। इस प्रकार नई प्रौद्योगिकी के परिणाम स्वरूप राज्य अब पहले से ज्यादा ताकतवर है। ये भी बात सच है। आज आपकी सरकार के पास आपके डे टू डे लाइफ का भी अपडेट है क्योंकि उसने आपके हाथ में फोन दे दिया है। जिनके हाथ में फोन नहीं है वो ही सरकार के चंगुल से बाहर है, नहीं तो जिनके हाथ में भी फोन है और उसमें इंटरनेट नाम की चिड़िया है तो आपका एक एक डाटा भारत सरकार और विश्व की हर सरकारों के पास मौजूद है। समझ में आई बात? तो आप पूरी तरीके से आपके देश की सरकार के नियंत्रण में हैं। तो आज की सरकारें बहुत ज्यादा एफिशिएंट हो गई हैं, लेकिन वो अपनी एफिशिएंसी का यूज नहीं कर पा रही जिस प्रकार से उन्हें करना चाहिए। ये कार्टून क्या कह रहा है ये मुझे आप लोग समझाएंगे। ठीक है, ये क्या कह रहा है? ये कल का कार्टून है और ये आज का कार्टून है। ये अमेरिका का बच्चा है जिसमें उसकी माँ कह रही है कि बेटा ये खाना खा ले नहीं तो विकासशील देश के लोग तेरा खाना छीन लेंगे। और आज वो अपने बच्चे से कह रही है कि बेटा पढ़ ले नहीं तेरी नौकरियां छीन लेंगे। कौन? विकासशील देश, अर्थात हम लोग। अमेरिका मतलब विकसित देश की जनता की अब भावना अलग हो गई है कि अब हम नौकरियां छीन रहे हैं क्योंकि हम क्षमता अपनी बढ़ा रहे हैं, हमारे अंदर कौशल शक्ति ज्यादा है। अब आते हैं वैश्वीकरण के आर्थिक प्रभाव पर। ये तो सबसे बड़ा प्रभाव है, सबसे बड़ा प्रभाव है और इसी का तो सब कुछ बोलबाला है। यही तो सब कुछ निर्धारित करता है, यही सब कुछ बताता है कि क्या कैसे होगा, कैसे कैसे दुनिया चलेगी, यही करता धरता है। तो सुनिएगा बहुत ध्यान से। वैश्वीकरण के आर्थिक पहलू के बारे में सब कुछ भले ही नहीं जाना जा सके, लेकिन यह कहा जा सकता है कि वैश्वीकरण को लेकर जारी बहसों का बड़ा हिस्सा और इस बहस की दिशा इसी पहलू से संबंधित है क्योंकि सब कुछ तो पैसा ही है। वैश्वीकरण के माध्यम से क्या कमाया जा रहा है? पैसा ही तो कमाया जा रहा है ना बाबू। तो पैसा ही तो सब कुछ है, पैसे से ही तो सरकार को भी प्रभावित किया जा रहा है ना। सारा का सारा खेल ही पैसे का है। तो आप ये कह सकते हैं वैश्वीकरण की रीढ़ की हड्डी है आर्थिक प्रभाव उसका। आज आप देखिए आपके देश में ही, मैं आपके अपने देश से उदाहरण देता हूं, क्यों दूसरे के देश पे जाए। ये जो है सामने लगा हुआ, ये जो लगा हुआ आईफोन है ना, इससे पैसा प्रॉफिट कौन कमा रहा है? हम कमा रहे हैं, हमारा देश कमा रहा है। कौन कमा रहा है? अमेरिका कमा रहा है, हम नहीं कमा रहे। अमेरिका की एप्पल नाम की कंपनी कमा रही है और इससे बेनिफिट किसको हो रहा है? अमेरिका को हो रहा है, हमें कुछ नहीं हो रहा, हमारे देश को कुछ नहीं हो रहा। अब हमारे देश में मैकडी है, डोमिनोज है और अमेरिकन ब्रांड्स हैं, उससे प्रॉफिट जो हो रहा है वो कहाँ जा रहा है? हमारे देश में कहाँ जा रहा है? तो आर्थिक तौर पर ताकतवर कौन हो रहा है? अमेरिका। गूगल, फेसबुक, इनसे पैसा कौन कमा रहा है? अमेरिका। स्वाभाविक सी बात है। तो सब कुछ आर्थिक ताकत ही है बच्चों। जिसके पास आर्थिक ताकत होगी वो ही वास्तविक तौर पर इस दुनिया पे डोमिनेट कर पाएगा और जिसके पास आर्थिक ताकत नहीं होगी वो बीन बजाएगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं कर पाएगा। ये भी सत्य है।
भैया की इतनी बात को मान लो, नहीं मानोगे तो ये आपके लिए दुखदाई होगा, मेरे लिए कुछ भी नहीं मेरे लिए भी होगा, मेरा देश का पैसा जा रहा है। इस समय का एक पक्ष तो यह है कि आर्थिक वैश्वीकरण को कैसे प्रभावित किया जाए। जैसा कि आर्थिक वैश्वीकरण का उल्लेख होता है, हमारा ध्यान अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व व्यापार संगठन जैसे अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं तथा विश्व भर में आर्थिक नीतियों के निर्धारण में इनके द्वारा निभाई गई भूमिका पर जाता है। हालांकि वैश्वीकरण को इतने सकृण नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए। मतलब इतने छोटे नजरिए से मत देखिए कि आप सिर्फ वैश्वीकरण, जब भी वैश्वीकरण के आर्थिक प्रभाव पर बात हो तो आप विश्व बैंक, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष को मत देखिए। यहाँ व्यापार सम्मिलित है, यहाँ व्यापार है, समझ में आई बात। यहाँ सबसे बड़ी भूमिका व्यापार की। आर्थिक वैश्वीकरण में इन अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के अलावा भी कई खिलाड़ी शामिल हैं। आर्थिक वैश्वीकरण को अधिक व्यापक नजर से समझने के लिए हमें इससे होने वाले आर्थिक फायदों के बंटवारे के अर्थ में सोचना चाहिए, यानी इस संदर्भ में कि किसे वैश्वीकरण से सबसे ज्यादा फायदा हुआ और किसे सबसे कम। यह भी देखने की जरूरत है कि वैश्वीकरण के कारण किसने नुकसान उठाया। यह जानना बहुत जरूरी है कि वैश्वीकरण के कारण किसको लाभ हो रहा है, किसको कम लाभ हो रहा है और किसको नुकसान हो रहा है। यह है सबसे बड़ा मुद्दा कि वैश्वीकरण के आर्थिक प्रभाव का लाभ कौन उठा रहा है। तो वैश्वीकरण के आर्थिक प्रभाव का लाभ उठा रहा है यूएसए। कौन उठा रहा है? यूएसए, क्योंकि दुनिया का 25% पैसा अकेले अमेरिका के पास है। और ये पैसा कैसे आया अमेरिका के पास? ये पैसा आया वैश्वीकरण के कारण, क्योंकि वैश्वीकरण के होने के बाद इसकी बड़ी बड़ी कंपनियां उन देशों में गई और उन देशों के मार्केटों में अपने ब्रांड्स को बेचा और प्रॉफिट जनरेट करके अमेरिका को पैसा देगा। यही तो है ना, यही तो है ना, समझ में आई बात। और सबसे ज्यादा नुकसान गरीब देशों को हो रहा है, क्योंकि उनके देश में उनका ब्रांड ही नहीं चल पा रहा है, क्योंकि उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है। समझ में आई बात, उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है। अब यही आईफोन किस लिए बिक रहा है? क्वालिटी के कारण ही तो बिक रहा है ना। और हम इतना बड़ा अपने आप को छाती पीट के कहते हैं कि हम आज तक एक अच्छा फोन नहीं बना पाए। बना सकते हैं लेकिन हम बनाया नहीं, हमने सब कुछ कर सकते हैं हम, लेकिन हमने करा नहीं है कुछ, क्योंकि हमारे देश में शिक्षा नाम की चीज ही नहीं। अमेरिका की सबसे बेस्ट बात है कि वो अपने बच्चों को प्राथमिक शिक्षा मुफ्त में देता है। वहां सरकारी स्कूल ही है, प्राइवेट स्कूल नाम की चिड़िया बहुत कम उड़ती है वहां पर। स्कूलों के मामले में, कॉलेजेस के मामले में नहीं बोल रहा हूं। प्राथमिक स्कूल बेस्ट है सरकारी, वहां के बेस्ट। वहां बच्चों को पढ़ाया जाता है, यहां की तरह नहीं, पढ़ाना ही नहीं है। बच्चा पोट मतीले उठा लिया, ये पल दिया, ये वाला सिस्टम नहीं। वहां सच में बच्चों को पढ़ाया जाता है, पढ़ाई पर उस तरीके से फोकस किया जाता है जिस प्रकार से होना चाहिए। इसलिए वहां पर रिसर्च होती है ज्यादा, वहां एजुकेशन पे पैसा इन्वेस्ट करती है सरकार, तब जाकर वहां पर इतने सारे डेवलपमेंट होते हैं। और हमारे देश में क्या होता है? शिक्षा माने कुछ नहीं, शिक्षा तो हमारा पर्सनल खर्चा है। दैट इज नॉट अ पर्सनल खर्चा, ये पर्सनल खर्चा नहीं है, ये नेशन खर्चा होना चाहिए, राष्ट्र का खर्चा होना चाहिए। क्योंकि अगर हम शिक्षा पर खर्च करेंगे तो हम बड़ी बड़ी मशीन्स को बना लेंगे अपने देश में, फिर हमें किसी से खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन खरीदने नहीं जाएंगे तो नेताओं का कमीशन कैसे मिलेगा? नेताओं को कमीशन कैसे मिलेगा? बाबा सारा खेल तो कमीशन का है, सारा खेल ही कमीशन का है। समझे कि अभी भी नहीं समझे? समझ गए? चलो आगे सुनो। अमूमन जिस प्रक्रिया को आर्थिक वैश्वीकरण कहा जाता है उसमें दुनिया के विभिन्न देशों के बीच आर्थिक प्रवाह तेज हो जाता है। कुछ आर्थिक प्रवाह स्वेच्छा से होते हैं, जबकि कुछ अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं और ताकतवर देशों द्वारा जबरन लादे जाते हैं। जैसे भारत पर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जबरन लादी गई है, भारत ने अपनी इच्छा से उसे एक्सेप्ट नहीं किया है। समझ में आएगा? गरीब देशों पर तो जबरदस्ती लादी गई है। और 1991 में
जब आपका सोवियत संघ विखंडित हुआ तो उन सभी देशों को जबरदस्ती पूंजीवादी राष्ट्र में तब्दील कराया गया। कौन सी सेल के नाम पर? गैराज सेल के नाम पर, है ना। गैराज सेल के नाम पर उस देश को जबरन पूंजीवादी देशों में तब्दील किया गया, जिससे कि किसको बेनिफिट हो? अमेरिका को। और किसने कराया ये? विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने। और इन्होंने किसके इशारे पर कराया ये सारा काम? अमेरिका के इशारे, क्योंकि अमेरिका ही पूंजीवाद का कर्ता धर्ता है। पूरे वैश्वीकरण में, शीत युद्ध में आपने ये देखा है, पूरे शीत युद्ध में आपने इस चीज को देखा है और समझा है। आगे सुनिए। जैसा कि हमने इस अध्याय की शुरुआत में देखा, ये प्रवाह कई किस्म के हो सकते हैं, जैसे वस्तु, पूंजी, जनता अथवा विचारों का प्रवाह। वैश्वीकरण के चलते पूरी दुनिया में वस्तुओं के व्यापार में इजाफा हुआ है, बहुत बड़ा इजाफा हुआ है। आज आप देखिए, अमेरिका की चीज भारत में भी मिलती है, भारत में भी मिलती है, अमेरिका का भोजन भारत में भी मिलता है। लेकिन क्या इतनी आसानी से भारत का भोजन अमेरिका में मिल रहा है? प्रश्न ये है, प्रश्न ये है। हमारी गली गली में अमेरिका मौजूद है, क्या हम भी उनकी गली गली में मौजूद हैं? सबसे बड़ा प्रश्न ये है। तो इससे ज्यादा पैसा कौन कमा रहा है? स्वाभाविक सी बात है, जिसकी ज्यादा से ज्यादा दुकानें हैं वो ज्यादा कमाएगा, जिसकी कम दुकानें हैं वो कम कमाएगा। हमारी उतनी नहीं है जितनी अमेरिका की है। समझ में आई बात? अलग अलग देश अपने यहाँ होने वाले आयात पर प्रतिबंध लगाते थे, लेकिन अब ये प्रतिबंध कम हो गए हैं। ठीक इसी तरह दुनिया भर में पूंजी की आवाजाही पर अब कहीं कम प्रतिबंध हैं। व्यावहारिक धरातल पर इसका अर्थ यह हुआ कि धनी देश के निवेशकर्ता अपना धन अपने देश की जगह कहीं और निवेश कर सकते हैं, खासकर विकासशील देशों में, जहां उन्हें ज्यादा मुनाफा होगा। वैश्वीकरण के चलते अब विचारों के सामने राष्ट्र की सीमाओं की बाधा नहीं रही, उनका प्रवाह आबाद हो उठा है। इंटरनेट और कंप्यूटर से जुड़ी सेवाओं का विस्तार इसका एक उदाहरण है। लेकिन वैश्वीकरण के कारण जिस सीमा तक वस्तुओं और पूंजी का प्रवाह बढ़ा है, उसी सीमा तक लोगों की आवाजाही नहीं बढ़ सकी है। जितनी तेजी से वस्तुओं और सेवाओं का आवागमन हो रहा है, उतनी तेजी से लोगों का आवागमन नहीं। अमेरिका उतनी जल्दी पाकिस्तान के, भारत के लोगों को अपने देश में एक्सेप्ट नहीं करता। जितना वो अपना माल भारत में बेचना चाहता है, उतनी आसानी से वो भारत के लोगों को अपने देश में लाना नहीं चाहता। वो यहाँ से सिर्फ उन्हीं लोगों को लेता है जो फाइनेंशियली उसके स्टेटस को फिट बैठते हैं। गरीबों को बुला रहा है वो? हाँ, नहीं बुला रहा। तो अब आप खुद ही सोचो कि ये क्या है, ये कैसा वैश्वीकरण है। वैश्वीकरण में तो सब कुछ का प्रवाह आबाद होना चाहिए ना, लोगों का भी, गरीब भी जा सके, लेकिन गरीबों को तो वो एक्सेप्ट ही नहीं करता। जो उसके फाइनेंशियल स्टेटस को फुलफिल कर पाता है वही अमेरिका जा सकता है, उसके अलावा तो कोई जा ही नहीं सकता। इंटरव्यू देना पड़ता है भैया आपको अमेरिका का वीजा पाने के लिए, समझे? बहुत मुश्किल है अमेरिका जाना, लेकिन बहुत आसान है अमेरिका पैसा भेजना, अमेरिका से कुछ सामान खरीदना बहुत आसान है। खरीद ही रहे हैं, रोज यूज कर रहे हैं हम अमेरिका का सामान, रोज फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ये सारा अमेरिका का है और हम उसे कमाई दे रहे हैं। मुझे इतना बताने की जरूरत नहीं, आप सब भुक्तभोगी हैं, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि आप कैसे अमेरिका के कस्टमर बने बैठे हैं और उसे कैसे कमाई दे रहे हैं। स्कूल में भी ऐसे पढ़ाया था? तो ऐसे नहीं पढ़ाते तो आप लोग उनको कुछ बोलते भी नहीं। बोलो तो मुझे हाँ, आप फीस दे रहे हैं। सरकारी स्कूल का मतलब ये नहीं है कि आप फीस नहीं दे रहे हैं, आप टैक्स दे रहे हैं, आपका टैक्स जा रहा है, तो उनकी जो सैलरी है वो आपके टैक्स से पे हो रही है। तो कृपया आप सवाल करना सीखें, ठीक है? आगे सुनिए, कहां तक आ गए थे? ठीक है। विकसित देश अपनी वीजा नीति के जरिए अपने राष्ट्र सीमाओं को बड़ी सतर्कता से अभेद बनाए रखते हैं। मतलब वीजा इतना मुश्किल होता है इन देशों का पाना कि
आप इनके देश में उतनी आसानी से एंट्री नहीं कर सकते, लेकिन इनके देश का सामान आपके देश में बहुत आसानी से एंट्री कर सकता है। पैसा तो आपसे वो दबा के कमा रहे हैं, लेकिन आपको अपने देश की सुविधाएं लेने नहीं दे रहे हैं। आपके देश से पैसा जरूर वो ले रहे हैं। ये है वैश्वीकरण, आज के वैश्वीकरण का प्रभाव। ठीक है। दूसरे देशों के नागरिक विकसित देशों में आकर कहीं उनके नागरिकों की नौकरी धंधे न हथिया ले। वैश्वीकरण के परिणामों पर सोचते हुए हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हर जगह एक समान नीति अपना लेने का मतलब यह नहीं होता कि हर जगह परिणाम भी समान होंगे। वैश्वीकरण के कारण दुनिया के अलग अलग हिस्सों में सरकारों ने एक सार आर्थिक नीति को अपनाया है, लेकिन विश्व के विभिन्न भागों में इसके परिणाम बहुत अलग अलग हुए हैं। यहाँ भी हमें सर्वसामान्य निष्कर्ष निकालने के बजाय संदर्भ विशेष पर ध्यान देना होगा। ऐसा नहीं है कि वैश्वीकरण का सब जगह एक जैसा प्रभाव पड़ा है, सब जगह अलग अलग प्रभाव पड़ा है वैश्वीकरण का। समझ में आई बात? वैश्वीकरण का एक ही प्रभाव नहीं है, बहुत से प्रभाव हैं वैश्वीकरण के, और इन प्रभावों को समझना हम सबके लिए बहुत जरूरी है। और अगर हम इसको नहीं समझ पाएंगे तो हम कभी भी इसको सही ढंग से नहीं देख पाएंगे, और इसे देखना और समझना हम सबके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हम राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी और राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी होने के नाते हमें किसी भी देश पर क्या प्रभाव होता है ये जानना समझना बहुत जरूरी है। ठीक है। आर्थिक वैश्वीकरण के कारण पूरे विश्व में जनमत बड़ी गहराई से बढ़ गया है। आर्थिक वैश्वीकरण के कारण सरकारें कुछ जिम्मेदारियों से अपने हाथ खींच रही है, और इससे सामाजिक न्याय से सरोकार रखने वाले लोग चिंतित हैं। समझ में आई बात? मैंने आपको बताया ना, ये वैश्वीकरण के आर्थिक प्रभाव का ही तो कारण है ना कि आज सरकार स्कूल अस्पताल जैसे प्राथमिक विषयों पर उतना ध्यान नहीं दे रही जितना उसे देना चाहिए, क्योंकि इनका आज व्यापार हो रहा है। इनका क्या हो रहा है? व्यापार। इनसे मोटा पैसा कमाया जा रहा है। आप बीएड के चले जाओ, आपको पता चल जाएगा कि आपके एक ब्लड टेस्ट की कीमत कितनी है। पर सरकारी में चले जाओ तो आपको पता है, पर टाइम की कीमत है, टाइम है यहाँ पर, लेकिन पैसा नहीं है ना। उतना आपको नहीं चूसा जाएगा पैसे से, लेकिन आपके टाइम की ऐसी तैसी जरूर बजा दी जाएगी, क्योंकि जनसंख्या बहुत है भारत की, जनसंख्या है, बीमार भी बहुत है। अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? ठीक है, इसमें तभी हो सकता है कुछ जब शिक्षा बढ़ेगी। शिक्षा ही इसका प्राथमिक इलाज है, इसके अलावा कुछ नहीं। आगे सुनिए। इनका कहना है कि आर्थिक वैश्वीकरण से आबादी के एक बड़े छोटे तबके को फायदा होगा, जबकि नौकरी और जन कल्याण, शिक्षा, स्वास्थ्य, साफ सफाई की सुविधा आदि के लिए सरकार पर आश्रित रहने वाले लोग बदहाल हो जाएंगे। सामाजिक न्याय के पक्षधर इस बात पर जोर देते हैं कि कुछ संस्थानिक उपाय किए जाने चाहिए या कहें कि सामाजिक सुरक्षा कवच तैयार किया जाना चाहिए, ताकि जो लोग आर्थिक रूप से कमजोर हैं उन पर वैश्वीकरण के दुष्प्रभावों को कम किया जा सके। दुनिया के अनेक आंदोलनों की मान्यता है कि सामाजिक सुरक्षा कवच की बात अव्यवहारिक है और इतना भर उपाय पर्याप्त नहीं होगा। ऐसे आंदोलनों ने बलपूर्वक किए जा रहे वैश्वीकरण को रोकने की आवाज लगाई है, क्योंकि इससे गरीब देश आर्थिक रूप से बर्बादी की कगार पर पहुंच जाएंगे। खासकर इन देशों के गरीब लोग एकदम बदहाल हो जाएंगे। कुछ अर्थशास्त्रियों ने आर्थिक वैश्वीकरण को विश्व को पुनः उपनिवेशीकरण कहा है। तो ये सच भी है, फिर से हम आर्थिक गुलामी की तरफ जा रहे हैं। आज आप बहुत सारी चीजों के लिए अमेरिका पर निर्भर हो गए। अमेरिका अगर वो चीजें आपको ना भेजे तो आपका सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा। क्या पता है आपको? आपका सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा। समझ में आई बात? क्योंकि वो चीजें आपके देश में बनती ही नहीं है और आपने कभी बनाने की कोशिश ही नहीं की। क्यों? क्योंकि आपके देश में शिक्षा का वो स्तर ही नहीं है। एट द एंड सब
समाधान सिर्फ शिक्षा है, और अगर शिक्षा पर आप काम नहीं करेंगे तो आप बर्बाद होंगे ही होंगे। आप अपनी हालत ही देख लीजिए, आपके स्कूलों की हालत आप देख लीजिए ना, आपकी शिक्षा पर वो कितना फोकस कर रहे हैं। आलस की तरह आते हैं, बैठ के चाय पी के समोसा खा के चले जाते हैं। लो हो गई ड्यूटी, ये ड्यूटी है कोई? जो पढ़ाना चाहता है उनको नौकरी नहीं मिलती। मैं पहली बात तो मैं ऐसे नहीं पढ़ाना चाहता, स्कूलों में मैं भी नहीं पढ़ाना चाहता, ठीक है। मैं पढ़ाना ऐसे चाहता हूँ, मैं मास एजुकेटर बनना चाहता हूँ, स्कूल एजुकेटर नहीं। ज़्यादा बच्चे नहीं मिल पाएंगे वहाँ पे। आर्थिक वैश्वीकरण की प्रक्रिया के समर्थकों का तर्क है कि इससे समृद्धि बढ़ती है और खुलेपन के कारण ज़्यादा से ज़्यादा आबादी की खुशहाली बढ़ती है। व्यापार की बढ़ती से हर देश को अपना बेहतर कर दिखाने का मौका मिलता है। इससे पूरी दुनिया को फायदा होगा। इन लोगों का कहना है कि आर्थिक वैश्वीकरण अपरिहार्य है और इतिहास की धारा को करना कोई बुद्धिमानी नहीं। वैश्वीकरण के मध्यमार्गी समर्थकों का कहना है कि वैश्वीकरण ने चुनौतियां पेश की हैं और सजग सचेत होकर पूरी बुद्धिमत्ता से इसका सामना किया जाना चाहिए। बहरहाल इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि पारंपरिक निर्भरता की रफ्तार अब तेज हो चली है। वैश्वीकरण के फलस्वरूप विश्व के विभिन्न भागों में सरकार, व्यवसाय तथा लोगों के बीच जुड़ाव बढ़ रहा है। देखो, हर सिक्के के दो पहलू हैं, तो वैश्वीकरण के नकारात्मक प्रभाव भी हैं और सकारात्मक प्रभाव भी हैं। तो आर्थिक तौर पर देखो, ये तो सच है भाई, जो अमीर देश है वो मोटा कमा रहे हैं और गरीब देशों को उतना नहीं मिल रहा जितना उनको मिलना चाहिए। आप ये देखिए ना, दुनिया के एक देश के पास दुनिया की 25% कमाई है। दुनिया की 25% कमाई सिर्फ एक देश के पास है। तो अब आप खुद बताओ, क्या ये वैश्वीकरण न्यायोचित है? हाँ, क्या इस वैश्वीकरण के द्वारा सबको समान हक मिल रहा है जो मिलना चाहिए? नहीं मिल रहा, स्वाभाविक सी बात है। समझ में आई बात? इसका सांस्कृतिक प्रभाव हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। आज यही समाप्त करते हैं और मैं आप सबसे विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।